श्रीलंका का तटीय शहर हम्बनटोटा हिंद महासागर में पूर्व और पश्चिम के प्रमुख समुद्री मार्ग के करीब स्थित है। यहाँ एक बंदरगाह का निर्माण 2008 में शुरू हुआ। इस बंदरगाह को बनाने के लिए चीन ने करीब 1.3 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। चीन की 2 कंपनियां चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और साइनो हाइड्रो कॉरपोरेशन मिलकर इसे बना रही थी। 2010 में बंदरगाह का उद्घाटन हो गया, जहाज पहुंचने लगे। 2015 तक बंदरगाह परियोजना का दूसरा हिस्सा भी तैयार हो गया। यहाँ भी संचालन का फीता कट गया। इस बंदरगाह को श्रीलंका की पोर्ट अथॉरिटी चलाती है। 2016 तक इस अथॉरिटी को समझ में आया कि बंदरगाह से तत्काल किसी मुनाफे की उम्मीद नहीं है। तब तक घाटे बढ़ने लगे थे और बंदरगाह बनाने पर करीब 1.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके थे। यह पूंजी चीन के कर्ज से आई थी। श्रीलंका को 2036 तक मूलधन और ब्याज के तौर पर चीन को 1.7 अरब डॉलर चुकाने थे। श्रीलंका की सरकार ने लगातार नुकसान के बाद इस बंदरगाह को चीन की कंपनियों को देने की तैयारी शुरू कर दी। चीन ने बंदरगाह को खरीदने के लिए अपना जाल बिछा दिया। चाइना मर्चेंट शिपिंग होल्डिंग कंपनी सामने आई। हम्बनटोटा बंदरगाह को चलाने के लिए 2 कंपनियां बनाई गईं। इन दोनों कंपनियों में अधिकांश हिस्सा चीन की चाइना मर्चेंट शिपिंग होल्डिंग कंपनी ने खरीद लिया। इसके लिए चीन की कंपनी ने 1.12 अरब डॉलर का निवेश किया। श्रीलंका का बंदरगाह हम्बनटोटा 99 साल के लिए चीन का हो गया। तो क्या इसके बाद श्रीलंका चीन के कर्ज से उबर गया? नहीं। 2017 में श्रीलंका की संसद को पता चला कि हम्बनटोटा के लिए चीन से लिया गया कर्ज खत्म नहीं हुआ है। श्रीलंका को तो इसे चुकाते रहना होगा। यानी बंदरगाह भी गया और कर्ज भी टस से मस नहीं हुआ। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता बनकर उभरा है। उसकी गला दाब वसूली के किस्से हर जगह सुने जा रहे हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में करीब 152 अरब डॉलर के कर्ज के बदले चीन इन देशों के खनिज संसाधनों जैसे तेल और लोहा आदि पर कब्जा कर रहा है। अंगोला, घाना, चाड और कांगो में चीन का कर्ज सख्ती से वसूला जा रहा है। ताजिकिस्तान और लाओस में चीन ने खनन इलाके की जमीनों का पट्टा लिखा लिया है। चीन पहला उदाहरण नहीं है। कर्ज की दुनिया बड़ी बेरहम है। इतिहास बताता है कि कर्ज के बदले देशों को अपनी आज़ादी तक गंवानी पड़ी है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस के कर्ज से दबे मैक्सिको को अपनी आज़ादी से हाथ धोना पड़ा था। मगर कर्ज की दुनिया का सबसे रोमांचक किस्सा जुड़ा है चिड़ियों की बीट से। लैटिन अमेरिका का एक देश कर्ज चुकाने में चूका तो भुगतान करना पड़ा चिड़ियों की बीट से। यह कोई ऐसी वैसी बीट नहीं थी, यह तो कुछ खास ही था उस वक्त। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पूरी दुनिया मानो लैटिन अमेरिका की तरफ दौड़ पड़ी थी। यूरोप के देश तो दीवाने से हो गए थे। हुआ यूं कि लैटिन अमेरिका में एक नया खजाना मिल गया था। क्या आप सोच रहे हैं क्या कुछ वैसा ही हुआ जो 16वीं सदी में हुआ था, जब यूरोप के देशों ने सोने के लिए लैटिन अमेरिका की सभ्यताओं को मिटा दिया? ना जी ना। यह होड़ ना तो सोने की थी ना तेल की, यह तो थी चिड़ियों की बीट की। यकीन मानिए यह मजाक नहीं है। इस अजीबोगरीब चीज़ का नाम है गुआनो। चिड़ियों की इस बेशकीमती बीट के लिए 1840 के दशक में लैटिन अमेरिका पूरी दुनिया का नूरे नज़र हो गया। पेरू के तटों पर सदियों से लाखों चिड़ियों के झुंड आते ठहरते और उड़ान भरते रहे हैं। इनमें पेरुवियन कॉमरेंट्स हैं, पेरुवियन पेलिकन्स हैं और पेरुवियन बूबीज हैं। इनकी हलचल से पेरू के तटों पर एकत्र होती थी एक अनोखी उर्वरक या खाद, जिसमें भरपूर नाइट्रोजन और फास्फोरस था। आज भी करीब 40 लाख पक्षी पेरू के तटों पर अठखेलियाँ करते हैं। यह जिस दौर की बात है, उस वक्त तो पक्षियों की संख्या करोड़ों में रही थी। लैटिन अमेरिका में पुरानी सभ्यताओं के लोग चिड़ियों की बीट में छिपे गुण जानते थे, मगर बाद की पीढ़ियां चिड़ियों की बीट के चमत्कार को भूल गईं। यूरोप और फ्रांस के यात्री और हमलावर लैटिन अमेरिका में 2 शताब्दियों से सक्रिय थे, मगर उन्होंने चिड़ियों की इस बीट यानी गुआनो पर ध्यान नहीं दिया। 17वीं शताब्दी में स्पेन के सैनिक और कवि गार्सिलेसो डे लेवेगा ने अपने संस्मरणों में लिखा कि पेरू के तटों पर सफ़ेद बीट के यह पहाड़ किसी हिम शिखर जैसे दिखते हैं। इन पहाड़ों की धूल से खेती में जान पड़ जाती है। इंका सभ्यता के दौरान इसका उपयोग खेतों में होता था। 19वीं सदी की शुरुआत में दुनिया को इस चमत्कारी तत्व के बारे में बताया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने।
प्राकृतिक विज्ञान की दुनिया में हम्बोल्ट का नाम आइंस्टीन जैसे सम्मान के साथ लिया जाता है। इसी साल सितंबर में उनकी 253वीं जयंती मनाई जाएगी। प्रशिया यानी पुरानी जर्मनी के निवासी हम्बोल्ट ने बॉटनिकल ज्योग्राफी की नींव रखी थी। उन्होंने दुनिया को जैविक भूगोल सिखाया था, जो प्रकृति को मनुष्य से विज्ञान के माध्यम से जोड़ता है। हम्बोल्ट एक जुनूनी यायावर थे। 1799 से 1804 के बीच हम्बोल्ट ने लैटिन अमेरिका में खूब खाक छानी। पेरू में लीमा के पास समुद्र के तटों से हम्बोल्ट ने अंतरिक्ष की जानकारियां एकत्र करने की कोशिश की थी। यहाँ चिड़ियों की बीट यानी गुआनो के पहाड़ों के पास पहुंचने पर हम्बोल्ट को छींकें आने लगीं। उन्हें इस तत्व में कुछ अनोखा नजर आया। हम्बोल्ट गुआनो के कुछ नमूने लेकर यूरोप आए। उस वक्त के सबसे बड़े केमिस्ट ने जांच करते ही समझ लिया कि फास्फेट, पोटेशियम और नाइट्रोजन से भरपूर चिड़ियों की यह बीट फसलों के लिए अमृत है। हम्बोल्ट यह जानकारी भी लाए थे कि पेरू के निकट एक निर्जन द्वीप पर चिड़ियों की विशाल कॉलोनी है और यहीं पर गुआनो के पहाड़ जैसे भंडार हैं। केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक खाद का आविष्कार तब तक बहुत दूर था। यूरोप की खेती को फलने फूलने के लिए खाद चाहिए थी। ग्रेगरी टी कशमैन ने अपनी किताब गुआनो एंड द ओपनिंग ऑफ पैसिफिक वर्ल्ड में लिखा है कि हम्बोल्ट की इस खोज से विश्व का गुआनो युग शुरू हो गया। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन की हम्बोल्ट से गहरी मित्रता थी। हम्बोल्ट की खोज से अमेरिका में गुआनो की धूम मच गई। कांग्रेस और सीनेट सक्रिय हो गए। अमेरिका से यूरोप तक लैटिन अमेरिका का गुआनो लाने की होड़ शुरू हो गई। रातों रात निवेश बढ़ने लगा। पेरू के तटों पर जहाज़ों की कतार लगने लगी। हम्बोल्ट ने ठीक ही कहा था, पेरू के तटों पर चिड़ियों की बीट के पहाड़ थे। 2000 सालों से चिड़ियों की बीट इनमें जमा थी। 1840 तक करीब 450 जहाज गुआनो लादकर यूरोप और अमेरिका के बाजारों में पहुंच चुके थे। पेरू के गुआनो द्वीप का आकार करीब 25 फीट छोटा हो गया था। गुआनो की चमत्कारी खाद के लिए मार मची थी। अमेरिका और यूरोप के अखबारों में विज्ञापन छपते थे। चिड़ियों की यह बीट यानी गुआनो जो न कराए सो कम। 1856 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक ऐसा कानून बनाया जिसे हर तरह से साम्राज्यवादी कहा जाता है। इस कानून का नाम था गुआनो एक्ट। इस कानून के जरिए अमेरिका को दक्षिण के किसी भी निर्जन द्वीप में गुआनो की खुदाई के अधिकार मिल गए। चिड़ियों की बीट बेचकर लोग रातों रात अरबपति होने लगे। बैंकों ने गुआनो कंपनियों को दबाकर कर्ज दिया। पेरू की ब्रिटिश और अमेरिकी कंपनियों ने गुआनो की खुदाई के लिए चीनी, पॉलिनेशियन और ईस्ट इंडियन लोगों को गुलाम बनाकर काम पर लगा दिया। तीखी रासायनिक गंध वाली यह बीट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी, मगर यह गुआनो बूम का दौर था तो गुलामों की कौन देखता। पेरू का लीमा गुआनो अमीरों का केंद्र बन गया। इसके साथ ही फैला अभूतपूर्व भ्रष्टाचार। गुआनो की खुदाई के अधिकार बेचे जाने लगे। पेरू की राजनीति में भ्रष्टाचार की दुर्गंध ने चिड़ियों की बीट से उठी गंध को पीछे छोड़ दिया। मगर जैसे हर बुलबुला फूटता है, गुआनो के दिन भी आ गए। 1860 तक पेरू के गुआनो भंडार घटने लगे। इधर दुनिया में पूंजी रेलवे की तरफ दौड़ने लगी। बुनियादी ढांचे में नए निवेश हो रहे थे। 20वीं सदी की शुरुआत होने तक रासायनिक यानी नाइट्रोजन खाद बनाने की तैयारी होने लगी थी। 1871 आते आते पेरू का गुआनो युग खत्म हो गया। पेरू की सरकारों ने गुआनो बूम के दौरान बहुत सा कर्ज जुटाया था। ब्रिटेन ने गुआनो की आपूर्ति के बदले पेरू को कर्ज दिया था। लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में भी जहां गुआनो मिलता था, वहां कंपनियों ने कर्ज लेकर निवेश किया था। दरअसल उस दौर में देशों के सॉवरेन डेट यानी संप्रभु कर्ज का एक बड़ा हिस्सा गुआनो से जुड़ा हुआ था। मांग घटते ही गुआनो का निर्यात टूटने लगा। 1876 तक पेरू का राजस्व गिरने लगा। पेरू करीब $32 मिलियन के कर्ज में डिफॉल्ट हो गया। यह कर्ज ब्रिटेन का था। पेरू के साथ ही लैटिन अमेरिका के कई देशों में कर्ज संकट शुरू हो गए। पेरू को इस कर्ज के बदले गुआनो की आपूर्ति करनी पड़ी। लैटिन अमेरिका के देशों को इस संकट से उबरने में फिर कई दशक लग गए। यही वह मुकाम था जहां से पेरिस क्लब का रास्ता खुला। पेरिस क्लब यूरोप के कर्जदाताओं का एक समूह है। वह यह तय करता है कि वह कर्ज पर किसको कितनी रियायत देगा। मगर पेरिस क्लब का किस्सा फिर कभी। फिलहाल तो पेरू में 70 में से 10 गुआनो द्वीप आज भी सक्रिय हैं। समुद्री पक्षी आज भी आते चहचहाते हैं। आज भी मौजूद है गुआनो, मगर इतिहास बदल चुका है। आप देखते रहिए किस्सों के सिक्के। बने रहिए मनी 9 के साथ। समझ है तो सहज है।